और प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? चलो, आई होप तुम सब ठीक ही होगे। और ये चैप्टर नंबर 5 का हमारा तीसरा लेक्चर है, जहाँ पे हम टॉपिक कवर करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा कि ब्रिटिशर यहाँ पे आए तो उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व करा क्योंकि फॉरेस्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट क्या आपका एक रिच रिसोर्स है बहुत चीज़ों के लिए। ठीक है, टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए, जो उस समय पे बहुत उनकी नीड होती थी। इसके अलावा आपके बहुत सारे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, जो ठीक है मेडिसिन वगैरह होता था, या जो आपके माइनिंग, ठीक माइनिंग जो कोयले का खदान या जो भी है, वो सब जंगलों के आसपास था। तो सबसे पहले इन फॉरेस्ट पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसी चीज़ के लिए उन्होंने क्या करा, इन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाया। ठीक है, जंगल कानून बनाया, जिसमें इन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी आपके आपके ट्राइबल लोग पहले करते थे ना, उन सबको बैन कर तो दिया। बट उनका इन ट्राइबल लोगों के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको डिस्कस करेंगे चैप्टर में, इस टॉपिक में। चलिए तो शुरू करें फिर। देखिए, the life of the tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. So changes in forest law had a considerable effect on tribal lives. The British extend their control over all forests and declare that forests were state property. Some forests were classified as a reserve forest for they produce timber which the British wanted. ठीक है, सबसे पहले अब हमको पता है कि जो ट्राइबल लोगों का जो लाइफ है ना, ये पूरी तरीके से आपका फॉरेस्ट से कनेक्ट है। और अगर फॉरेस्ट का लॉ बनेगा, जंगल को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाएगा, तो उससे उनकी ट्राइबल की ज़िंदगी पे, लाइफ पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा, आगे देखिए बता रखा है कि ब्रिटिशर ने क्या करा, एक्सटेंड, यानी अपने फॉरेस्ट पे जो कंट्रोल था उसको एक्सटेंड करना शुरू करा, मतलब और कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और क्या कहा, फॉरेस्ट को क्या डिक्लेयर कर दिया, आपकी स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, यानी जो भी जंगल थे ना, उनको सरकार की संपत्ति घोषित कर दी कि इस पर अब ट्राइबल लोगों का अधिकार नहीं है। किसका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। और यही करने के लिए कुछ फॉरेस्ट को क्या, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्लासिफाई कर दिया गया, जहां पे वो लोग क्या, दे प्रोड्यूस टिम्बर। ठीक है, लकड़ी होती है जिसका इस्तेमाल वो लोग बहुत सारे कामों में, जैसे कि आपकी स्लीपर, सबसे पहले तो यही हो गया। देखो यहाँ पे नीचे दे रखा है स्लीपर। क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच द रेलवे लाइंस आर लेड। देखा होगा आप लोगों ने ना, स्लीपर की पटरी होती है। ठीक है, रेल की पटरी आपकी, मतलब मान के चलिए रेल की पटरियाँ हैं, बीच में ऐसे बहुत सारे। तो अभी के समय पर तो हम पत्थर का इस्तेमाल करते हैं ना, बट उस समय पर आपकी लकड़ियाँ लगती थी। तो इनको स्लीपर कहा जाता था। वो करने के लिए टिम्बर चाहिए। ठीक है, या आपका जो घर वगैरह बनाने के लिए टिम्बर चाहिए। तो जिस जंगल से वो लोग टिम्बर, उनको जिस जंगल से लोगों को टिम्बर चाहिए होता था, उसको रिजर्व्ड घोषित कर देते थे। और जो भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट होता था ना, उन पे उन लोगों का जाना वगैरह करना या कुछ भी करना बैन कर रखा था। देखिए क्या बता रखा है कि इन दिस फॉरेस्ट, यानी जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट है उनकी बात कर रहे हैं, उन सभी फॉरेस्ट में पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। वो आप जाके फालतू में ऐसे घूम नहीं सकते। ठीक है, एंट्री बैन कर दी गई थी। प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते, खेती भी नहीं कर सकते। कलेक्ट अ फ्रूट्स और हंट एनिमल्स, भाई तुम फल भी इकट्ठा नहीं कर सकते और जानवरों का शिकार भी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी खुद का ही जंगल, जहाँ पे ट्रैवल स्टार्टिंग से सब कुछ करते आ रहे हो, अचानक से एक दिन ऐसा हो कोई बाहर से आए और पावर के दम पे ये कह दे कि भाई तुम उस जंगल में नहीं जाओगे। ठीक है, झूम कल्टीवेशन नहीं करोगे, खेती नहीं करोगे अपने तौर तरीके से, फल फ्रूट भी इकट्ठा नहीं करोगे, ये सब भी नहीं करोगे, और जानवरों का शिकार भी नहीं करोगे। तो मतलब सब कुछ करने से मना ही कर दिया था किसको, आदिवासियों को, इन लोगों ने। However, Jhum cultivators to survive in such situation, many were therefore forced to move in other areas in search of simple। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो भाई कैसे सर्वाइव करेंगे? तो बहुत सारे जबरदस्ती फोर्स्ड हो गए कि अब उनको उस इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में जाना पड़ेगा और काम की तलाश अब करनी पड़ेगी। But once the British stopped the tribal people from the living inside forest, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut trees for a railway sleepers and transport logs? अब ये बताओ क्या हुआ? अब जब इन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाया, जिसके वजह से अब जो जितने भी आपके लोग थे उस सभी जगह को छोड़ के चले गए, बट अब लेबर कहाँ से मिलेगा इनको? ठीक है, अब जंगलों पे कब्जा कर लिया और आपको टिम्बर चाहिए जंगलों से या सब कुछ करना है। अब उसका नॉलेज तो आदिवासियों को ही था, मतलब इनको नीड भी थी आदिवासियों की। तो देखो ये क्या करते हैं फिर उसके बाद। कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप टू अ सॉल्यूशन। देखो क्या सॉल्यूशन दिया उन्होंने। दे डिसाइडेड, ये इंपॉर्टेंट है आपका, they decided that they would give a Jhum cultivated small patches of land in a forest and allow them to cultivate these on the condition, and these were the condition, and those who lived in the villages would have to provide a labor to a forest department and look after the forest. So in many regions the forest department established a forest villages
टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। देखो क्या बता रखा है कि अब जो कॉलोनी ऑफिशियल थे उन्होंने सोचा कि यार अगर ये सभी भग गए आदिवासी तो हम काम कैसे करेंगे, किनसे करवाएंगे, ठीक है। ये भारी भारी लकड़ियाँ कौन काटेगा, इनको पहुंचाएगा कौन, चढ़ाएगा कौन ट्रक पे, ये सब कौन करवाएगा। मतलब इन लोगों को मजदूरों की जरूरत थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भी झूम कल्टिवेटर, जो भी यहाँ पे आपका झूम कल्टिवेशन करता है, वो उसको हम क्या कर देंगे, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, जमीन का एक छोटा सा हिस्सा दे देंगे और उनको अलाउ कर देंगे कि भाई तुम यहाँ पे क्या करो, कल्टीवेट करो, मतलब यहाँ पे फसल उगाओ और रहो, कोई दिक्कत नहीं हमें। बस इसके बदले तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडर लेबर, यानी इसके बदले तुम लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यानी ब्रिटिशर को मजदूरी देनी पड़ेगी। मजदूरी का मतलब कि इसके बदले तुम हमें पैसा मत दो, ठीक है, तुम क्या करो, तुम हमारे यहाँ आके काम करो, फ्री में काम करो, ठीक है, ये यानी लेबर प्रोवाइड कर दो बस। ये आपका, ये इन्होंने सॉल्यूशन दिया किनको, ब्रिटिशर को। चलिए आगे बढ़े फिर देखिए नेक्स्ट स्किप करिए, कुछ नहीं इसमें, बस आपकी ये कविता ही है, बस इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आ जाओ, देखो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, दे डिसओबेड द न्यू रूल्स। अब देखो, अब सभी ने तो नहीं ऐसा नहीं था ना कि जो लॉ बनाया सबने फॉलो कर दिया। बहुतों ने मना करा कि भाई हम आपके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, कंटिन्यू विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर इलीगल। और जिन भी चीज़ों को ब्रिटिशर ने इलीगल घोषित कर दिया, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन को, हंटिंग को, उन्होंने वापस वो सब करना शुरू करना, मतलब कंटिन्यू शुरू कर दिया, वो सभी काम को वापस करने लगे। एंड एट ए टाइम्स रोज इन अ ओपन रेबिलियन, और स्थिति ऐसे बन गई कि कितना बार विद्रोह हो गया। कहाँ पे हुआ, देखो जगह बता रखा है, सोंग्राम संगमा, ठीक है, सोंग्राम संगमा इन 1906। तो ये आपका रिवॉल्ट है, ठीक है, विद्रोह का नाम है। 1906 में होता है, कहाँ पे होता है आपका, असम में होता है। इसके बाद देखो फॉरेस्ट सत्याग्रह, कहाँ से कहाँ पे होता है आपका, 1930 में होता है। कहाँ पे होता है आपका, सेंट्रल प्रोविंसेस, यानी जो आपके मध्य प्रदेश के जो रीजन है वहाँ पे। तो ये दो आंदोलन होते हैं, एक 1906 में होता है असम में, और दूसरा तुम्हारा होता है 1930 में, कहाँ पे, ये आपका सेंट्रल प्रोविंस में, ठीक। तो फॉरेस्ट लॉ आया, उसका क्या, फॉरेस्ट लॉ आया, उसके बाद ब्रिटिशर ने फॉरेस्ट को रिजर्व करा। रिजर्व करने के बाद आप जाने एंट्री बैन कर दी उन लोगों की, ठीक है, हंटिंग नहीं कर सकते थे, फ्रूट्स गैदर नहीं कर सकते थे। तो अब वो सब काम नहीं कर सकते थे, तो क्या बहुत सारे जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया और किसी और जगह पर चले गए काम की तलाश में, ठीक। तो उससे उनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा ही पड़ा। अब कब तक बर्दाश्त करते, ठीक है। तो 1906 और 1930 का ये याद रखना है आपको बस। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है द प्रॉब्लम विद ट्रेड, यानी जो आपके जो आदिवासी लोग जो व्यापार करते थे, ठीक है, कुछ कानूनों के वजह से या ब्रिटिशर के आने की वजह से उनके व्यापार में क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। During the 19th century, tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loan, and asking them to work for wages. It took a tribal group some time to understand the consequence of what was happening. देखिए 19th सेंचुरी की कहानी हुई, 1801 के बाद की कहानी है कि ज़्यादातर लोगों ने गौर करा कि यार, नोटिस करा कि ये हमारे जंगल में जो व्यापारी है और जो आपके मनी लैंडर्स है, यानी जो साहूकार है, ये लोग कुछ ज़्यादा ही अक्सर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की नीड है क्या क्या, कि ये लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीदना चाहते हैं, कि जंगलों में जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट जो आपके वुड्स वगैरह हो गए, लकड़ियाँ हो गई, या आपके जो मेडिसिन हो गए, जो जड़ी बूटियाँ हो गई, उन लोगों को इनकी नीड थी, ठीक है। तो इसके लिए ये लोग जंगल में आए और जंगल में आते थे और इन लोगों को कैश मतलब लोन देते थे और इनसे कहते थे कि तुम हमारे यहाँ काम करो, किस पे, वर्क वेजेस, मतलब दिहाड़ी पे काम करो, आप काम करो, हम आपको रात को उतना पे कर देंगे, ठीक। अब देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा, कॉन्सिक्वेंस का मतलब कि प्रभाव, कि इन सब चीज़ों की वजह से जो आपके ट्राइबल लोग ब्रिटिशर के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए, उसका उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। चलिए, तो एक केस बता रहा है किसका, आपका सिल्क ग्रोवर्स, यानी जो लोग रेशम उगाते थे, रेशम, ठीक है, उनके बारे में कहानी है। तो इन 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। The fine quality of Indian silk was highly valued and exports from India increased rapidly as the market expanded. East India Company official tried to encourage the silk production to meet the growing demand. अब देखो क्या बता रखा है कि अब सिल्क ग्रोवर्स की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। जो लोग रेशम के कीड़ों को पालते थे और जो रेशम होता है ना कपड़ा, उसको वो लोग बनाते थे। देखो, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी अपने जो है इंडिया में, जो आपका जो सिल्क होता था, तो इसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ से बहुत सारे व्यापारी यहाँ इंडिया में आए ताकि वो वहाँ से सस्ते दाम में सिल्क वगैरह खरीद पाए, ठीक है, और जाकर वहाँ पर महंगे दाम में बेच पाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़्यादातर ऑफिशियल ने यही करा। आगे देखो क्या दे रखा है, हजारीबाग। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका, ठीक। हजारीबाग कहाँ पे, आपका झारखंड में है, ठीक है। वॉज एन एरिया वेयर दी संथाल, नाम भी याद रखिए, संथाल रियरा कोकून्स, कोकून देखा होगा आप लोगों ने ना, जहाँ पे रेशम, जो कीड़े होते हैं ना रेशम के कीड़े, वो जो उनका अंडा जैसा होता है शेप, उनको कोकून कहते हैं।
The cocoons traders dealing in a silk rent in the other in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. The growers were paid 3 to 4 rupees for 1,000 cocoons. These were then exported to a Burdavan or a Gaya, where they were sold at 5 times at the price. The middlemen, so called because they arranged deals between the exporters and the silk growers, were made huge profits. The silk growers earned very little. Undesirably, many tribal groups saw the market and the traders as their main enemies. अब देखो क्या बता रखा है, हजारीबाग की कहानी है, ठीक है। आपके जो संथाल जो आपके ट्राइबल ग्रुप था, ये लोग रियर कोकून पालते थे, यानी रेशम के कीड़ों को पालते थे और रेशम इकट्ठा करते थे उससे। तो यूरोप से बहुत सारे व्यापारी यहाँ पे इंडिया में आए थे कोकून खरीदने के लिए। तो वो मतलब वो एक तरीके के एक्सपोर्टर थे। अब मिडलमैन का मतलब कि वो आदमी, वो एजेंट जो इन आदिवासियों से कोकून खरीद कर उन बड़े बड़े व्यापारी को देता था, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा रीजन था इन लोगों के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करने का, अत्याचार करने का। क्यों? देखो क्या बता रखा है कि जो आपका मिडलमैन होता था या जो होते थे व्यापारी, वो इनसे 3 या 4 रुपए, ठीक है, 3 या 4 रुपए देते थे और हजारों कोकून्स ले लेते थे और जाकर कहीं, ठीक है, किसी बड़े व्यापारी को बहुत ही कितना लिखा ना यहाँ पे आपका 3 to 5 टाइम्स, यानी 3 से 5 गुना ज्यादा रेट में बेचते थे, ठीक है, कोकून, यानी सेम उसका प्राइस उतना ही है, बट इन लोगों से बहुत ही सस्ते दाम में वो खरीद लिया जाता था। अब इनको भी समझ में आने लगा कि भाई ये तो हमारे साथ अब सही नहीं हो रहा, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इन लोगों ने अपने पूरे बाजार को और आपके व्यापारी को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया कि इन लोगों की वजह से हमारी स्थिति और जैसे बिल्कुल डाउन होती रही। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, चलिए आगे बढ़िए। चलिए यहाँ देखिए, तो सर्च, ये टॉपिक आपका खत इतना ही था। नेक्स्ट है आपका सर्च ऑफ वर्क, search for work. The plight of the tribal who had to go far away from their homes in a search of work was even worse. From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. Tribal were recruited in large numbers to work at the tea plantation of Assam and the local mines of Jharkhand. They were recruited through the contractors who paid themselves miserably low wages एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द रिटर्निंग होम। देखो अब सर्च ऑफ वर्क टॉपिक है कि अब जिनको कुछ नहीं मिलता था वो क्या करते थे, अपनी जगह को छोड़ देते थे और किसी और प्लेस पे चले जाते थे, क्या करने के लिए, काम की तलाश में। तो यहाँ पे कहाँ की कहानी बता रहे कि आपकी असम की, ठीक है, और किसकी, झारखंड की। तो अब ये टाइम पीरियड है जब इंडिया में टी कल्टिवेशन बहुत मतलब डिमांड में था, ठीक है, चाय की ज़रूरत थी यहाँ पे ब्रिटिशर को और सभी को। तो आपका टी प्लांटेशन किया जा रहा था, ठीक है, चाय के बागानों में। तो बहुत सारे आदिवासी लोगों को इन चाय के बागानों में काम दिया गया और आपका झारखंड में जो कोल माइन था, जहाँ पे कोयले की जो खदान बनाई गई थी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम दिया गया, ठीक है। बहुत ही लो वेजेस, बहुत ही कम सैलरी इन लोगों को दी जाती थी और एक बार अगर ये लोग काम करने के लिए आ जाते थे तो इन लोगों को घर भी नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है, इन ज़बरदस्ती उनसे काम भी करवाया जाता था। तो ये पिक्चर उसी का दिखा रखा है, किसका दे रखा है, आपका कोल माइंस का। देखिए तो एक बार, ये कहाँ की कहानी है, आपकी बिहार की कहानी है भाई तुम्हारी, ठीक है। कहाँ आपकी इन 1920s, Bihar in 1948. In the 1920s, about 50% of the miners in the Jharia and Raniganj coal mines of Bihar were tribals. Work deep down in the dark and suffocating mines was not only backbreaking and dangerous, it was often literally killing. In 1920s, over 2,000 workers died every year in the coal mines in India. ठीक है, जगह झरिया और रायगंज कहाँ पे है भाई, बिहार में है, ठीक है। ये आपके ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है, यहाँ पे कोयले के बहुत सारे आपके खदान है, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, आपके आदिवासी लोगों को काम मिला और उन्होंने काम करा और ये डेंजरस था भाई, ठीक है, जानलेवा था, क्योंकि ज़मीन के नीचे काम करना और ऑक्सीजन भी नहीं, ठीक है, हवा वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी और कुछ सेफ्टी मेजर्स भी नहीं थे। देखो इसी हालत में लोगों को काम करना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिश उनको कुछ भी नहीं देते थे। तो देखो डेटा क्या बता रखा है कि लगभग ये जो 1920 का समय, लगभग हर साल 2000 आपके वर्कर्स इन कोयले की खदानों में ऐसे काम करके मर जाते थे। तो इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो गई थी ब्रिटिशर के आने के बाद। क्या थे, क्या से क्या हो गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका क्या है, आ क्लोजर लुक। चलो इसको हम लास्ट के, चलो अभी कवर कर लेते हैं, लास्ट में क्या देखेंगे। चलिए देखिए, a closer look. Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the tribe and the changes in laws, so the restrictions on their practices, the new taxes. So चलिए ठीक है, तो खत्म।